बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और अगर आपको मेरी तरह सुबह मंडे को उठने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि आपने वीकेंड अच्छा गुजारा हो या लेज़ी गुजारा और उसके बाद आपने सोचा कि आज मंडे और पूरा वीक आपने काम पे जाना है, तो मैं उसके लिए पहले एडवांस में आपसे माजरत करी हूँ। लेकिन मैंने आपसे सारे यकजहती के लिए आज ब्लू पहना है, यानी मंडे ब्लूज़। तो आपने इसको बिल्कुल अपने सर पर हवासों पे सवार नहीं करना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मंडे को काम करें क्योंकि काम करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं यहाँ पर इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकती क्योंकि बहुत सारे लोगों का दिल नहीं कर रहा होता सुबह सुबह काम करने का। मुझसे मैं मंडे को स्पेसिफिकली मैं बात करूँ, वेंसडे के बाद थोड़ी एनर्जी आती है क्योंकि लग रहा होता है कि अच्छा वीकेंड आने वाला है, अदरवाइज मंडे को ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं जी, काम तो करना है और आपको ख़बरें भी देनी है सुबह सुबह। अच्छी बातें मुश्किल है करना, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कोई अच्छी बात करने जिससे आपका दिन अच्छा गुजर जाए। लेकिन फ़िलहाल जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इस पर बात कर लेते हैं। रावलपिंडी के जी लियाकत बाग में जमात इस्लामी का बिजली की ज़ायद कीमतें हों, IPPs हो, महंगाई हो, टैक्सों के खिलाफ धरना जो है वो जारी है, जिसमें हुकूमत के सामने 10 मुतालबात रखे गए हैं। जिनमें बिजली के बिलों के हवाले से बात की जाए तो 500 यूनिट तक माहाना इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को बिल में 50% रियायत, जबकि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का खात्मा हो, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे की फौरी वापसी हो, अशाए ज़रूरत की कीमतों में 20% कमी के हवाले से ये मुतालबा है। स्टेशनरी आइटम समेत बच्चों की जो तालीम व तरबियत है उससे मुतल्लिक तमाम जो आइटम्स हैं उस पर टैक्स की वापसी हो, गैर तरक्याती अखराजात पर 35% कट हो, जबकि IPPs के साथ कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी के जो मुआहदे हैं उसका खात्मा करने के हवाले से भी है। ज़राअत और टैक्सेस, ज़राअत और सनत पर जो टैक्सेस हैं उसका नाजायज़ बोझ जो है इस पर 50% कमी के हवाले से भी मुतालबा है, जबकि सनत, तजारत, सरमायाकारी को यकीनी बनाया जाए। ऐसे बहुत सारे 10 मुतालबात हैं। गरीब जो तनख्वाहदार तबका है उस पर टैक्सों की वापसी हो, मरात याफ्ता तबके से टैक्स वसूल करने के हवाले से मुतालबात, ये सब शामिल हैं। हुकूमत ने इस धरने को ख़त्म करने के लिए जमात इस्लामी से मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया है और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का पहला जो दौर है वो मुकम्मल हो गया, जबकि दूसरा दौर जो वो आज होगा। क्या ये जो धरना है और इसमें जो किए गए मुतालबात हैं किस हद तक माने जाएंगे और जो जमात इस्लामी है वो किस हद तक हुकूमत को इस हवाले से कन्विंस कर पाएंगे या हुकूमत के लिए कितना आसान होगा इन सारी चीज़ों पर अमल दरामद करना, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ माजिद निज़ामी मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर इनविटेशन। अच्छा हमारे साहब, ये जो धरना है सबसे पहले मैं इस पर आपका कमेंट चाहूँगी, जो कि जमात इस्लामी के हवाले से हमने हमेशा देखा है कि जब भी स्ट्रीट पावर की बात आई है तो जमात इस्लामी का बड़ा अच्छा जो कह लें एक स्ट्रीट रोड्स के ऊपर अपनी जो फॉलोअर्स हैं या सपोर्टर्स को इंगेज करने के हवाले से दे हैव बीन वेरी गुड अबाउट इट। सो अभी ये जो धरना एहतजाज और जो मुतालबात जमात इस्लामी की तरफ से रखे गए हैं, आप क्या समझते हैं किस हद तक हुकूमत के लिए ये आसानी होगी इन मुतालबात को पूरा करना? जी बहुत शुक्रिया। इसमें मुझे एक थोड़ा सा जो टर्न नज़र आया है, एक तब्दीली नज़र आई है, वो ये है कि जमात इस्लामी ने कुछ अरसे से, कुछ सालों से मजहबी मामलात से निकलते हुए अवामी मामलात पे तवज्जो देना शुरू की है। और हाफिज़ नईमुर रहमान जब कराची में थे तो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन जीता और उसके बाद वो गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में भी आए, तो वहाँ पे भी बेस अवामी मुतालबात थे। तो इसलिए यहाँ पे भी जब इन्होंने ये बिजली और कीमतों में इजाफा और IPPs के हवाले से जब बात की है तो उस पर उन्हें डेफिनेटली सपोर्ट मिली है। और ये एक ऐसा मुतालबा है जिसमें पाकिस्तान में इसका मुखालिफ कोई नहीं है, बिल्कुल ऐसे अवाम में स्पेशली सारे इसकी हमायत कर रहे हैं। तो जो इन्होंने 10 मुतालबात पेश किए हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि शायद सारे के सारे माने जाएं, लेकिन ये एक टेक्निक होती है कि आप 10 प्रेजेंटेशन में लेके आते हैं चीज़ें, उसमें से कुछ 4-5 के ऊपर एग्रीमेंट हो जाता है तो एक फेस सेविंग मिल जाती है। तो ये डेफिनेटली बिजली का जो मसला है, हमने देखा कि गुजरांवाला में कल एक खातून ने ऑपरेशन के लिए पैसे रखे हुए थे तो उसने उससे बिजली का बिल पे करके तो सुसाइड कर लिया। इसी तरह लड़ाइयाँ हो रही हैं घरों के अंदर, एक भाई ने दूसरे को मर्डर कर दिया बिजली के बिल की बेस के ऊपर। सो ये इस वक्त एक अलार्मिंग सिचुएशन है और इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे एटलीस्ट वो डोमेस्टिक यूज़र्स कि जो बिल्कुल कम बिजली यूज़ कर रहे हैं उनको कोई ना कोई रिलीफ पहुँचे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो IPPs के मामले के हवाले से आपने बात की, ये वो एक मामला है जिस पे
एतराज़ होता, अभी बहुत माजी में भी होता आ रहा है और अभी भी लोग एतराज़ करें, क्योंकि ये एक वो अमाउंट है जो आप, मैं और ये सैलरी क्लास पे करता है। अदरवाइज़ उन सियासतदानों का कहीं ना कहीं या इन लोगों का आपस में इंटरेस्ट तो है इस सारे मामले में, और ये इतना बड़ा बर्डन है कि इसको चेंज करने या इसको कम करने के हवाले से किसी का फोकस नहीं है। प्रॉब्लम इसमें यह है कि जो उसमें बेनिफिशरी है और जिन्होंने एग्रीमेंट्स किए वो दोनों इलीट से ताल्लुक़ रखते हैं, कॉमनर से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। 94-95 में जो पहले एग्रीमेंट्स हुए, फिर मुशर्रफ दौर में हुए, फिर 2015 में जो हुए, उन सब में जो कॉमन बात थी वो ये थी कि उसके जो एग्रीमेंट्स की शराइत हैं, कंडीशंस हैं, वो खासी सख्त थी। और उस वक़्त ये प्ली ली गई, ये गुंजाइश ली गई कि देखें इस वक्त बिजली का बहरान है तो उसको हल करने के लिए हमें कोई एक सस्टेनेबल सोल्यूशन चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि जब उसके बाद वो सारी चीज़ें हल हो गई, पाकिस्तान में अब बिजली का बहरान खासा कम हो चुका है, बाकी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कामयाब हो गए, तो प्रॉब्लम ये हो गया कि उनकी जो पेमेंट्स थी वो अब हमारे गले पड़ रही हैं और बाकायदा उसका नुकसान हो रहा है। उनसे आप इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं लेते, बहुत कम लेते हैं, बट आप उनको पेमेंट 100% करते हैं। सो ये वो जो पॉइंट है ना कि कोई 47% बिजली दे रहा है, कोई 30% दे रहा है। एक तो पावर प्लांट है जिसने एक साल में 2% दी, बट ये कि उनको पेमेंट आपने 100% करनी है। सो अब ये वो प्रॉब्लम है कि जिसको डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसको नेगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर बहुत है, आवाम की जानिब से प्रेशर है कि ये वो डॉलर्स हैं जिनके ऊपर आपकी इकॉनमी बिल्कुल डिपेंडेंट है और वो आप जो है वो दे देते हैं। तो इसके ऊपर हुकूमत ने कहा भी है, और मेरा ख्याल है कि ये धरने के बाद जब एक पब्लिक डिबेट बढ़ेगी, डॉक्टर गौहर एजाज भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसके कोई ना कोई हमें इसका सलूशन निकालना पड़ेगा, अदरवाइज ऑप्शन कोई नहीं है। ऑप्शन कोई नहीं है। दूसरी जानिब ये जो पॉलिटिकल, अभी तो चले एहतजाज और धरने जिसकी हम बात कर रहे हैं, जमात इस्लामी ने रिकॉर्ड कराया था, तार साहब भी कह रहे हैं जी एहतजाज रिकॉर्ड हो गया है उनका, लेकिन इस एहतजाज का कोई ना कोई आउटपुट भी होना चाहिए। और आपने कहा कि चले 10 मुतालबात हैं तो 4-5 तो माने जाएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सारे मुतालबात, ये जो सारी स्टेबिलिटी जो इकॉनमी वाइज जमात इस्लामी ने एक केस रखा है, इसका ताल्लुक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से भी है। और वो चाहे पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, तहरीक इंसाफ हो, हमें किसी भी जमात में उस तरह से नज़र नहीं आ रही, या किसी का उस पर प्रायोरिटी भी नहीं है कि जी हमने स्टेबिलिटी लेकर आनी है। अभी सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ही हम देख रहे हैं। बिल्कुल जी, मुआशी इस्तेहकाम ही आपको सियासी इस्तेहकाम की तरफ लेके जाता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मसला ये है कि जब हम अपने मुफादात को देखते हैं और अपने इंटरेस्ट को वॉच करते हैं और नेशनल इंटरेस्ट को पीछे छोड़ देते हैं, तो फिर यही होता है। अब जब ये जुलूस की या धरने की बात आती है तो इसमें बड़ा बेसिक पॉइंट है कि हालात यहाँ तक क्यों पहुँचे कि जिसकी बुनियाद पे किसी को सड़क पे आके बैठना पड़ा, जलाओ घिराव करना पड़ा, मार कुटाई हुई, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने, स्टेट ने या गवर्नमेंट ने वो तमाम अवामी फलाही इक़दामात नहीं किए जो करने चाहिए थे। तो उसका एक आउटकम उसका सामने आता है जो कि नेगेटिव होता है डेफिनेटली। तो इसलिए जो लोग गवर्नमेंट में हैं उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो पब्लिक वेलफेयर की चीज़ें हैं उनको आप पहले ही इस तरह मैनेज कर लेंगे किसी के सड़क पे आने की ज़रूरत ना पड़े। और दूसरा ये कि जब आप एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक दौर जारी रखेंगे फिर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि स्टेबिलिटी आएगी। एक तरफ आपने एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को कॉर्नर किया हुआ है, उस पर केसेस करते हैं, उनको गिरफ्तारियां कर रहे हैं, पाबंदी की बात हो रही है। दूसरी जानिब आप ये एक्सपेक्ट करेंगे आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये इक्वेशन जो है ना, इसमें कंट्राडिक्शन है, क्योंकि उस पार्टी से रिलेटेड या उसके जो आप बानी के हवाले से बात कर रहे हैं, इंटरनेशनली उस पर आवाज़ें उठ रही हैं। तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि पूरी दुनिया, या हम जिस इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए पूरी दुनिया की तरफ देख रहे हैं, वो कैसे इनपुट देगी? वो भी तो देखेंगे कि आपके मुल्क के अंदर हालात व वाक़यात कैसे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी वजह है कि पाकिस्तान की जो 75 ईयर्स की हिस्ट्री है उसमें 4 दफ़ा पॉलिटिकल पार्टीज़ पे पाबंदी की बात हुई है। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा बहुत बड़ा टॉपिक है कि जो बहुत सेंसिटिव है, जिस पे बहुत कम बात की जाती है, और वो भी ऑलमोस्ट डिक्टेटर्स के दौर में था। सिर्फ एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जो अवामी नेशनल पार्टी पे पाबंदी लगी थी, उसके अलावा बाकी डिक्टेटर्स के दौर में ये सारा कुछ हुआ है। सो इस वक्त अगर जमहूरी हुकूमत है तो उन्हें मामलात को जमहूरी तरीके से हल करना चाहिए। और अगर आप जमहूरी तरीके से हल नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये कि आपके बयानिए में, आपकी परफॉर्मेंस में फ्लॉ है। आप उसे बेहतर करें तो ये सारा कुछ हल हो सकता है। उसे बेहतर नहीं करेंगे तो फिर इंटरनेशनल प्रेशर भी रहेगा, फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी, फिर हर रोज़ साजिशी कहानियाँ भी आएंगी, हुकूमत आ रही है जा रही है, टेक्नोक्रेट्स आ रहे हैं जा रहे हैं।
तो वो सारी फिर अफवाहें चलती रहेंगी। और ये अफवाहों की वजह से हमें कितना इंटरनेशनली हमारे मुल्क की एक साख को डैमेज हो रहा है। दे आर नॉट इवन रियलाइजिंग नाउ कि ये चीज़ें आगे जाके हमारे मुल्क के लिए कितनी खतरनाक है। टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस, आपने पंजाब की परफॉर्मेंस देखी है जी? वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि बहुत हमने कामयाब जो मंसूबे हैं वो लॉन्च किए और पंजाब खुशहाली सर्वे भी शुरू किया है। ये जिस खुशहाल पंजाब की वो बात कर रही हैं, क्या वाकई पंजाब इतना खुशहाल है? इस सर्वे में आएगा? देखिए, वो तो सर्वे के बगैर भी लोगों को पता है कि कितनी खुशहाली है और क्या मसाइल हैं, लेकिन वो अभी मेरा ख्याल है जो परसेप्शन है उसको बनाने पे तवज्जो दे रही हैं कि ताकि कुछ ऐसे इक़दामात किए जाएं कि जिनसे उनका एक अवामी बयानिया बेहतर हो। उसमें मुझे अभी तक फ़िलहाल कामयाबी नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह ये कि आप अगर बड़ी सड़कों के ऊपर बारिश के अंदर इंतज़ामात बेहतर कर लेंगे, लेकिन बाकी जो लाहौर है या बाकी जो बड़े शहर हैं उसके अंदर इसी तरह कुर्बानी के दिनों में भी यही हुआ कि अगर आप 5 से 10 बड़ी रोड्स को क्लियर कर देते हैं तो जो गली मोहल्ला है आवाम तो उसमें रहती है, बिल्कुल ऐसा तो वहाँ से जो आपको फीडबैक आएगा वो इतना पॉजिटिव नहीं था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बड़े इक़दामात करने की ज़रूरत नहीं है, गुड गवर्नेंस पे तवज्जो दें, गली मोहल्ले के मसलों को हल करें, लोगों को जो सरकारी ऑफिसेज हैं, जो पब्लिक ऑफिसेज हैं, उसमें कोई मुश्किलात ना हो। ये वो चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर बिलियंस ऑफ रुपीज़ नहीं लगने। जो एग्जिस्टिंग आपका स्ट्रक्चर है उसके साथ ये काम हो सकते हैं, तो वहाँ से पब्लिक परसेप्शन बढ़ेगी। अब अगर खुशहाली सर्वे के साथ ही उसी दिन आप कूड़ा टैक्स लगाने की बात करेंगे और ये कहेंगे कि 5 मरले वाला महीने के 200 रुपये दे और 10 मरले वाला 500 रुपये दे, और वो देहात में भी और वो शहर में भी हो, तो फिर एक तरफ आपने वो इक़दामात किए और दूसरी तरफ जब आप ये बात करेंगे तो उससे फिर वो इम्बैलेंस क्रिएट होगा और उससे फिर आपकी जो परसेप्शन है वो नहीं बन पाएगी। और ये जो गुड गवर्नेंस की माजिद आप बात कर रहे हैं, अब ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, हर इदारे में इतने इतने बीसियों लोग काम कर रहे हैं, हमारा पूरा सिस्टम है। और पंजाब नो डाउट वन ऑफ द वो उन सूबों में से, उन प्रोविंसेस में से है जहाँ पे मामलात और हालात काफ़ी हद तक बेहतर है। जब हम सिंध की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे जो हालात हैं वो तो अल्लाह की पनाह है, बट उस स्ट्रक्चर को अगर अच्छे तरीके से, डोंट यू थिंक कि हम मैनेज कर लिया जाए, या ये जो हमारे बेसिक मसाइल हैं जिसमें हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं या हमारे गली मोहल्लों के जैसे आपने मसाइल की, तो ये परसेप्शन के साथ साथ लोगों को इसके समरात भी मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। मिसाल के तौर पे एयर एम्बुलेंस है, उस पर करोड़ों रुपया लगाने की बजाय आप उस डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स की हालत इतनी बेहतर कर दें कि उन्हें उठ के लाहौर ना आना पड़े। एग्जैक्टली बिल्कुल। अगर मियाँ वाली में कोई केस है, कोई मुल्तान में केस है, कोई बकर में केस है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इतना इक्विप्ड नहीं है, वहाँ पे इतनी सहूलियात नहीं है कि उस मरीज़ को उठ के लाहौर आना पड़ रहा है। तो इन चीज़ों को जब आप ख़त्म करेंगे, जब आपका पेशेंट अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ठीक होकर वापस घर चला जाएगा, तो एक तो बड़े शहरों के ऊपर भी बोझ कम होगा, दूसरा वहाँ की जो पब्लिक परसेप्शन है उसमें भी बेहतरी होगी। तो ये इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। अब इसमें कोई नए इनिशिएटिव्स नहीं है। मिसाल के तौर पे बड़ा बुनियादी सा एक बेसिक हेल्थ यूनिट होता है देहात में, 5 से 10 बेड का वो एक सेटअप होता है, उस पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि गांव का जो मरीज़ है वो उठ के शहर में ना आए, उसका मसला वहीं पे हल हो जाए। सो इसी तरह जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, आपके पास टीचर्स हैं, आपने इंश्योर ये करना है कि वो टाइमली सुबह स्कूल में हो, क्वालिटी एजुकेशन दें और शाम को वो घर चले जाएं। अब इसके अंदर कोई आपको फंड्स नहीं चाहिए, इसमें आपको एक एक्टिव टीम चाहिए जो टारगेट्स रखे और फिर उनको अचीव करे। तो गुड गवर्नेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें ये पैसों का मेरा ख्याल है लेन देन बहुत कम होता है। उसमें ये होता है कि आपके पास जो अवेलेबल स्ट्रक्चर है उसको आप सामने रखें और आप डिलीवरी की तरफ एंड शी हैज़ दैट पोटेंशियल, शी इज़ एक्टिव, शी इज़ वोकल, वो सारा कुछ कर रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये वो बेसिक मसले हैं जो शायद हम बड़ी सड़कों पे, बड़े स्कूल्स के अंदर ये वो चीज़ें नहीं देखते जो शायद दूर देहात के इलाकों के अंदर ऐसे मसाइल मौजूद हैं। अच्छा जी, आप बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ की, जिसके सितारे गर्दिश में हैं। कभी ऐसे लगता है गर्दिश से बाहर आ गए, सितारे की चाल चलन ठीक हो गए, लेकिन फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे मसाइल होते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि तहरीक इंसाफ इस पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर कब तक स्टेबल होगी, या ये जो सारी चीज़ें हैं या मामलात हैं वो उनके लिए, उनके हक में थोड़े बेहतर हो जाएंगे? डेफिनेटली जो रिसेंट अदालती फैसला है जिसमें उन्हें सीट्स दी गई हैं मखसूस वो उनके लिए एक बिल्कुल अखलाकी फतह है और उससे उनका स्टांस मजबूत हुआ है। और उसके बाद जो उनकी एक पूरी कैंपेन है कि जिसमें उनका ये दावा है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में हमारे साथ ज़्यादती हुई है, उसको भी एक वैलिडेशन मिली है। बट ये जो अभी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कुछ किया जा रहा है उससे ये लगता है कि अभी इसके अंदर काफ़ी इफ्स एंड बट्स हैं कि कौन से लोग हैं, उनकी तस्दीक कैसे की जाए। पीटीआई एज ए पार्टी मौजूद नहीं है, तो वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे अभी प्ले कर रहे हैं।
सो इससे लगता ये है कि अदलिया से रिलीफ मिल रहा है तहरीक इंसाफ को, बट स्टेट और हुकूमत जो है वो अभी शायद इस मूड में नहीं लग रही कि वो इनको कोई सॉफ्टली डील करे या इनको टफ़ टाइम ना दे। तो वहाँ से डेफिनेटली इनको मुश्किलात का सामना होगा। और अभी जिस तरह से केसेस हैं या सोशल मीडिया की टीम के अरेस्ट हैं, उसको देख के नहीं लगता कि कोई इनके ख़िलाफ़ इक़दामात में कोई नरमी आएगी या कमी आएगी। हाँ, दूसरी जानिब ये बातें भी चल रही हैं कि कुछ डीएस्केलेशन की जाए, मुफाहमत की जाए, लेकिन वो प्रैक्टिकली कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसका भी कोई रोड मैप नहीं है। अभी ये चीज़ सिर्फ स्टेटमेंट्स की हद तक महदूद है। तो अब इसके अंदर अगर कोई प्रैक्टिकली ऐसा कदम उठता है कि जिसमें कुछ लोगों को रिहा किया जाता है या कुछ मुकदमात में कमी की जाती है, तो फिर हम ये समझेंगे कि शायद को मामला मुफाहमत की तरफ या रिकन्सिलिएशन की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मुझे हालात ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच माजिद, बहुत शुक्रिया। माजिद निज़ामी, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद थे जी। मौजूदा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पर अपना कमेंट भी दे रहे थे। तहरीक इंसाफ के लिए जो मुश्किलात अभी कम होती नज़र नहीं आ रही हैं, सब बहुत सारे लोगों का कहना है, लेकिन दो के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए पूरी कौम, हम सब दुआगोई हैं कि मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी आए जिससे इकॉनमी के हालात भी बेहतर हों। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। मौसम की बात करेंगे। दो के ह्यूमिड बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी है, लेकिन बारिश के बाद मौसम थोड़ी देर के लिए अच्छा होता है, फिर ख़राब हो जाता है। सो हमने सोचा कि अपनी दोनों जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं इनसे बात करें, जानें कि जी इनके क्या मामलात हैं, ये मौसम को किस हद तक एंजॉय करें। वैसे मुझे ऑफ एयर अंदाज़ा हुआ है कि हमारी जो फील्ड में रिपोर्टर्स हैं इनका अच्छा मूड है आज दोनों का, सुबह सुबह का, इसका मतलब कम गर्मी है। सो मैं नताशा और इकरा दोनों से बात करूंगी। नताशा हमें लाहौर से ज्वाइन करी और इकरा हमें कराची से ज्वाइन करी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैंने ऑफ एयर इस बात से रियलाइज़ कर लिया है कि मौसम आज बेहतर है, क्योंकि गर्मी में आवाज़ नहीं निकलती और अगर गर्मी ना हो तो बहुत अच्छी आवाज़ और मौसीकी वाली आवाज़ भी निकलती है कभी कभी। सो बताएं जी नताशा, आपकी जानिब आते हैं। आज आप भी बड़े खुशगवार मूड में लग रही है, मुझे बताएं मौसम कैसा है लाहौर का? अरमला, जैसे ही मौसम खुशगवार होता है तो जाहिर सी बात है दिल के जो हाल होते हैं वो भी खुशगवार हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं और फिर काम करने का भी दिल करता है। तो बिल्कुल इसी तरह ये कि आज मौसम इंतहाई खूबसूरत है और आसमान पर काले बादलों का बसेरा है, ठंडी हवा चल रही है जिससे गर्मी और हब्स का जोर टूट चुका है। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि छुट्टी का दिन था लेकिन मौसम खुशगवार हो गया था, बारिश के साथ ठंडी हवा चल रही थी तो गर्मी का जोर कम हो गया था। लेकिन जैसे ही बारिश रुकी, हवा रुकी तो दोबारा से गर्मी और हब शुरू हो गई। लेकिन अब चूँकि सुबह से ही जो सूरज है वो बादलों की चादर से बाहर निकलने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन बादलों ने कहा कि सूरज मियाँ आप अब फ़िलहाल आज अंदर ही रहे, आज हमारा दिन है तो आज हम बरसेंगे भी और शहरियों को जो है वो के जो मुरझाए चेहरे थे वो भी आज खिलखिला उठेंगे, क्योंकि महकमे मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों में शहर लाहौर में कहीं हल्की बारिश होगी और कहीं तेज़ बारिश होगी। अभी चूँकि ठंडी हवा चल रही है, साथ साथ बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो भी जारी है। मैंने अपने पास छाता रखा हुआ था ताकि अगर बारिश जैसी तेज़ होती है तो छाते से कवर कर लिया जाए ख़ुद को, लेकिन अभी फ़िलहाल बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ दर्जा हरारत की बात करते हैं तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 27 सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 36 सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात हैं। हवा में जो नमी का तनासुब है फ़िलहाल वो ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है, 88% रिकॉर्ड किया गया है और इसके साथ साथ हवा जो है वो 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। लेकिन ऑल्दो मौसम इंतहाई खुशगवार है और इस मौसम में काम करने का भी दिल कर रहा है और आपका मिजाज भी बहुत शायराना था नताशा इस अच्छे मौसम में, तो हमने वो ऑफ एयर एंजॉय किया। आई विश कि हम ऑन एयर भी एंजॉय कर सकते। इकरा अब हमें बताएंगी कराची के मौसम के हवाले से। इकरा, जितनी नताशा आज अच्छी खुशगवार मूड के साथ हमें मौसम बता रही हैं, आप भी मुझे बताएं कराची के मौसम ने आपको आवाज़ार तो नहीं किया हुआ? आप एंजॉय करिए कराची का वेदर?
जी बिल्कुल अरमला, जिस तरह नताशा ने लाहौर के मौसम का अहवाल बताया कि सुबह के औकात से ही वहाँ पर सुरमई बादल जो हैं वो आसमान पर छाए हुए हैं और मौसम खुशगवार है, तो कराची का भी जो मौसम है वो सेम सिचुएशन है। कराची में भी मौसम जो है वो गुज़िश्ता चंद रोज़ से जो था वो खुशगवार था, मगर आज सुबह के औकात से जो है महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई थी कि आज शहर कायद में बादल जो हैं वो जमकर बरसेंगे। तो जब सुबह हुई तो मौसम जब देखा है तो दिल जो है वो खुश हो चुका है, चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि मौसम खुशगवार है, बादल जो हैं वो छाए हुए हैं, बतला जुज़वी अबर आलूद है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कराची में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों के इम्कानात मुतवक्के हैं। अभी भी जो है शहर कायद में वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, मौसम खुशगवार है, हवाएं जो हैं वो समंदरी हवाएं बंद हो चुकी हैं, मतला जो है वो अबर आलूद है। महकमा मौसमियात का कहना है कि हवाएं बंद होने के बायस जो है हब्स की कैफियत ज़्यादा महसूस की जाएगी। अलबत्ता ये भी कहा गया है कि जो थंडर सेल्स हैं वो 12 बजे बनना शुरू होंगे, मगर देखा गया है कि बारिश के जो बादल हैं वो बनना शुरू हो चुके हैं। मौसम प्यारा है। अगर इस वक्त का मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त शहर कायद का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, और आज दिन भर में जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 78% है और हवाओं की जो रफ्तार है वो कम है, 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाओं का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने कराची में अर्ली वार्निंग भी जो है वो जारी कर दी है, क्योंकि तेज़ बारिशों के बायस कराची में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। तो कराची में जो नाले हैं उनकी सफाई का अमल भी शुरू हो चुका है और एमरजेंसी के तौर पर जो है वो तमाम मुतल्लिका इदारों को जो है वो अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि बारिश का ये जो सिलसिला है वक्फे से 31 अगस्त तक जारी रहेगा। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। आप दोनों रिपोर्टर्स का बड़ा शुक्रिया और अल्लाह करे कि आप दोनों का मूड भी आज मौसम की तरह इतना ही अच्छा रहे और आप अच्छे दिन पूरा आपका गुजरे, क्योंकि मुझे पता है फील्ड में जाके गर्मी के अंदर रिपोर्टिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। सो आई एम प्राउड ऑफ़ यू गर्ल्स एंड थैंक यू वेरी मच। नताशा आपका भी बहुत शुक्रिया, इकरा आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं चूँकि बारिशों के हवाले से बात कर रहे हैं और अभी इकरा ने भी कहा कि अभी अर्बन फ्लडिंग के हवाले से खतरा होता है, तो वी होप एंड प्रे कि जो बारिश है ये रहमत की बारिश हो। अगर ज़्यादा बारिश होती है तो फिर जाहिर है ज़्यादा पानी आ जाता है और वो लाहौर हो या कराची हो, सड़कों पे आवाम को बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सो नताशा और इकरा ने हमें मौसम के हवाले से बताया। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। अब हम कुछ ओलंपिक्स के हवाले से बात करेंगे। पेरिस में जी 100 साल बाद ओलंपिक्स का रंगारंग मेला सज चुका है और इसकी जो इफ्तिताई तकरीब है इसमें 3 लाख से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की है और इफ्तिताई तकरीब हुई जिसके साथ खेलों के सबसे बड़े इवेंट, आपको पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा इवेंट ओलंपिक्स को कंसिडर किया जाता है, जिसके लिए साल भर जो है या इनफैक्ट बहुत अरसे तक प्लेयर्स जो है या एथलीट्स जो है प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी करते हैं। और इस इवेंट की बात की जाए तो पेरिस ओलंपिक्स में चीन ने इब्तदाई 2 गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया जो है 3 गोल्ड मेडल्स जीतकर पहले नंबर पर है। मजमूई तौर पर जी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने पॉइंट्स टेबल पर जो है वो इस वक्त टॉप पोजीशन पे है, जबकि पाकिस्तान और भारत जो है पेरिस ओलंपिक्स में अभी तक कोई भी मेडल जीतने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन ये जो तकरीब थी और इसमें जो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ओलंपिक्स को लेकर पूरी दुनिया लुक फॉरवर्ड करती है इस इवेंट को। और पेरिस में ये 100 साल के बाद जो होस्ट किया है इस इवेंट को, सो लुकिंग फॉरवर्ड कि पाकिस्तान भी इसमें कुछ अच्छा परफॉर्म करे और पाकिस्तान के जो एथलीट्स यहाँ से गए हैं जो कि बहुत कम तादाद में हैं बट स्टिल दे आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सो इस तकरीब के विजुअल्स आपने देखे और आई होप कि बहुत सारे लोग इसको फॉलो भी कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं जी और अब कुछ पार्क्स की बात कर लेते हैं। PH इंतज़ामिया ने जी लाहौर के जो पार्क्स के हवाले से हम बात करते हैं कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जी हमने पार्क्स को इस तरह से कर दिया, उस तरह से कर दिया, लोगों के लिए बहुत फैसिलिटेशन है, लेकिन जो अदम तवज्जो है इसके बायस हमने लाहौर के मुख्तलिफ पार्क्स में देखा है कि वह तबाहली का भी शिकार होने लगे हैं। और मुख्तलिफ छोटे बड़े पार्क्स की जहाँ हम बात कर रहे हैं वहाँ पर बच्चों के लिए चूँकि झूले वगैरह तो मौजूद हैं लेकिन मेंटेनेंस ना होने की वजह से वो खस्ता हाली का शिकार भी हो रहे हैं।
और जो वॉकिंग ट्रैक्स हैं वो भी टूट फूट का शिकार है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जो हैं हाफिज़ उस्मान एक ऐसे ही पार्क के अंदर मौजूद हैं जहाँ पे हालात कुछ इतने अच्छे नहीं हैं, तो हम हाफिज़ उस्मान से ही जान लेते हैं कि वो कहाँ पे मौजूद हैं। जी उस्मान बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। नाजरीन, यूँ तो शहर लाहौर में सैर व तफरी फ़राहम करने के इंतज़ामिया की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से लाहौर के मुख्तलिफ़ मकामात पर लाहौर के पार्क को तफरीही मकामात बनाने के भी दावे जो है वो किए जाते हैं, लेकिन अगर बात की जाए अमली तौर पर तो ये दावे जो है वो फ़कत बातों तक ही महदूद नज़र आते हैं। इस वक्त मैं लाहौर की टाउनशिप की एक PHA की पार्क में मौजूद हूँ। इस पार्क में क्या बच्चों के खेलने के लिए झूले मौजूद हैं? इस पार्क में क्या बैठने के लिए बेंच मौजूद हैं? इस पार्क की क्या सूरत हाल है, आइए आपको दिखाते हैं। शिकार है और स्विंग जो है वो आप देख सकते हैं कि जंग आलूद स्विंग हो चुके हैं इस वक्त। और स्विंग के नीचे अगर बात की जाए तो स्विंग के नीचे ढेर जो है वो कूड़े के ढेर आपको दिखाई दे रहे हैं। कूड़े के ढेर भी जो है वो इधर लगे हैं स्विंग के नीचे। तो आप तबाहाली का जो है वो इस पार्क की तबाहाली का आप आलम देख सकते हैं कि झूले टूटे हुए हैं और कूड़ा करकट के ढेर हैं और कुछ बच्चे इधर बैठ के जो है वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनसे जानते हैं, बेटा आप बताइएगा, खड़े हो जाइए मेरे साथ, आप भी आ जाएं। तो आप बताइएगा कि आपको अभी तक यहाँ पे पार्क में कोई पार्क क्योंकि सैर के लिए होता है, तफरीह के लिए होता है, तो आपको कोई ऐसी सहूलत मिल रही है इस पार्क में? नहीं, यहाँ पर ना पर झूले हैं खेलने के लिए, ना यहाँ पर खेलने के लिए कोई जगह है। यहाँ पर बस वहाँ पर जगह है, वहाँ पर भी कीचड़ हुई है खेलने के लिए। और यहाँ पर पार्क में गंदगी भी इतनी है, बैठने के लिए बेंच भी नहीं है। ये ट्यूबवेल भी नहीं तोड़ते, इतना पुराना है, और ये ट्रैक भी नहीं न्यू बनाते। अच्छा, तो आप बताइए आपको क्या मसाइल हैं इस पार्क में? आप भी खेलने आते हैं तो क्या कहते हैं आप? यहाँ पर हम आते हैं तो देखते हैं हर तरफ कूड़ा, गंदगी, ऐसी चीज़ें होती हैं। मतलब बच्चों के खेलने के लिए कोई चीज़ नहीं होती। अगर हमारे जैसे छोटे हान का कोई बच्चा आ जाए ना तो वो कर नहीं पाएगा, मतलब यहाँ पर खेलेगा, डरेगा कि ये गंदगी चीज़ है। घर में तो सब कुछ साफ़ सुथरा होता है, मगर यहाँ पर सब कुछ गंदा है, तो यहाँ पर खेल नहीं पाएंगे। ना पिंग यहाँ पर सही है, ना यहाँ पर ट्रैक सही है, ना चलने के लिए एक बैट बॉल के लिए होता है, हमारे लिए वो होता था, पाथ होता था, वो भी ख़राब हो गया। वहाँ पर कीचड़ सारा जमा हो गया। अब हम कुछ खेल ही नहीं पाएंगे, आज भी कुछ नहीं खेल पाएंगे। घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं सारे, हम क्या कर सकें। बच्चों की गुफ्तगू सुनी, बच्चे जो हैं वो इस पार्क की तबाहाली का जो मंज़र है वो पेश कर रहे थे। आइए हमारे साथ और भी किसी से बात करें। पार्क का जो ट्रैक है वो मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है, बेंच टूट फूट का शिकार हैं, कूड़ा क्रिकेट के ढेर हैं, कीचड़ के जो हैं वो इधर जोहड़ दिखाई दे रहे होंगे आपको। और यहाँ पर जो ग्रास की सूरत हाल है, ना तो उसकी कटाई की जाती है और ना ही उसकी जो है वो टाइम से रिपेयर की जाती है। कुछ शहरी भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, आप बताइए कि आप खड़े हो जाए ज़रा मेरे साथ। अच्छा, पार्क की सूरत हाल पे बात कर रहे हैं, तो पार्क की आपकी नज़र में क्या सूरत हाल है? आपके सामने जो भी है आपके सामने है। यहाँ ना कोई बेंच है बैठने के लिए। 70 साल का बंदा हूँ मैं कहाँ बैठूँ? और देखेंगे रात ये टूटा हुआ जगह देखेंगे, इसको दिखाएं ज़रा। यहाँ से मैं आया हूँ, रात को बत्ती गई हुई थी, मैं गिर पड़ा हूँ, ये सारी में घुटने चले हुए हैं। ये सारा ट्रैक टूटा हुआ है, कोई पानी पीने की कोई वो नहीं, झूला कोई नहीं, स्टूल सब टूटे हुए। बस यही बुरे हाल बाकी दिहाड़, बस यही है, कुछ भी नहीं यहाँ है। क्या मैं इस उम्र में नाश्ता करके निकला हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? है कोई यहाँ बैठने की जगह है? मुझे दिखाएं, मुझे कोई बेंच पड़ा हुआ दिखाएं मुझे कोई। जी बिल्कुल, आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना था कि जो दावे हैं वो फ़कत बातों तक ही। मेरे इस जानिब अगर कैमरामैन इमरान सिद्दीकी आपको दिखाए तो ये प्ले एरियाज़ जो हैं वो फ्री रखे गए हैं, लेकिन फ्री होने के बावजूद भी ये आवाम के लिए, बच्चों के लिए, शहरियों के लिए जो है वो खोले नहीं गए। तारे लगाकर इसको जो है वो बंद कर दिया गया है। अभी तक शहरी भी पार्क में मौजूद हैं, लेकिन वो इन झूलों से ये जो प्ले एरिया है इससे महरूम नज़र आ रहे हैं। जबकि मेरे जो दूसरी जानिब मेरा कैमरामैन इमरान सिद्दीकी आपको दिखाए तो जो दूसरी जानिब का जो प्ले एरिया है, जो झूले हैं, उनको जो है वो खारदार तारे लगाकर, बड़े बड़े जंगले लगाकर जो है वो एक बाउंड्री लाइन बनाकर उनको एक जगह पर मुख्तस किया गया है और उनकी भी जो है वो टिकट रखी गई है। तो इसकी जो टिकट है वो 90 रुपये 6 माह से 6 साल तक
जो छोटे बच्चे हैं वो फ्री हैं, जो उनसे बड़े हैं उनकी 90 रुपये जो है वो टिकट रखी गई है। तो आज की आपको सूरत हाल दिखाई, गुलशन इकबाल पार्क भी दिखाया, झूले भी दिखाए, और लाहौर का टाउनशिप का जो बदहाली का शिकार जो पार्क है, तबाहाली का शिकार पार्क है, वो भी आपको दिखाया, उसकी भी सूरत हाल दिखाई। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। आज जिस टॉपिक के हवाले से हम बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा मसला बनता चला जा रहा है, और ये हमने देखा है कि विद टाइम जो अगली जनरेशन्स हैं वो बहुत सारी चीज़ों में सेंसिटिव भी हैं, इनफैक्ट ओवर सेंसिटिव भी हैं, और उनको टैकल करना, उनकी चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज करना पेरेंट्स के लिए भी इत्सल बहुत बड़ा चैलेंज बढ़ता चला जा रहा है। आज हम बात करेंगे जी वालिदैन से नाराज़ होकर जो घर छोड़ने वाले बच्चे हैं, उसमें लाहौर शहर जो है वो पहले नंबर पर आ चुका है। पुलिस के मुताबिक जी 3 माह के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से 96 बच्चों को वालिदैन के सुपुर्द किया गया है जो घर छोड़कर चले गए थे। बच्चे फ़ोन हो, लैपटॉप हो या कोई भी ऐसी फरमाइश हो जो पूरी नहीं होती, इसकी वजह से वो घर छोड़ने लगे हैं। इस सिलसिले के बढ़ने की वजूहात क्या हैं और किस तरह से बच्चों को हैंडल किया जाना और पेरेंट्स को क्या चैलेंजेस हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ सोफिया सोहेल मौजूद हैं, हमारे नफ्सियात हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। सोफिया साहिबा, ये अलार्मिंग नंबर है और हमने देखा है विद टाइम चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हो रही हैं, बच्चों को हैंडल करने का अंदाज़ बड़ा मुख्तलिफ हो गया। बच्चे बहुत सारी चीज़ों में बहुत ओवर सेंसिटिव या सेंसिटिव कह ले हैं। ये जो नंबर है जो पंजाब के हवाले से हम बात कर रहे हैं, इट्स अ ह्यूज नंबर। 96 बच्चों का इस तरह से घर छोड़ के जाना, और बहुत सारे बच्चे शायद मिले भी ना हो। जी जी, देखिए 2-3 चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है, 2-3 फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले देखना है कि आप बच्चों की जो इकोनॉमिकल स्टेटस है पेरेंट्स का वो क्या है। ठीक है, पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत अर्ली एज में बच्चों को काम पे लगा देते हैं। ये भी एक बड़ी वजूहात में से एक वजह है कि बच्चे उधर से, क्योंकि जहाँ उनको रखा जाता है वहाँ पर तशद्दुद होता है, जुल्म होता है उनके ऊपर, तो वो भाग जाते हैं वहाँ से। एक और जो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये कि पेरेंट्स क्योंकि डिसिप्लिन कर रहे होते हैं बच्चों को, जब डिसिप्लिन कर रहे होते हैं बच्चों को, तो बच्चे समझते हैं ये जो हमारी आज़ादी पे कोई कदगन लगा दी है और हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि हमें ज़िंदगी इस तरह गुजारनी है। क्योंकि एक सोशल मीडिया का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया बच्चों का, तो बच्चे क्या समझते हैं, बच्चे ये समझते हैं कि जी हम पे पाबंदी लगा दी गई है, आज़ादी हमारी स्नब कर दी गई है, तो वो बच्चे भाग जाते हैं और ये बगैर सोचे कि वो हमारे साथ क्या हो रहा है। एक और जो बहुत बड़ी चीज़ है जो बहुत कॉमन देखने में, ये पेरेंट्स का रवैया। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हार्श हैं, ख़ासतौर पे जो लड़के अपने फादर्स के साथ अटैच नहीं हैं, फादर का सख्त रवैया है, पेरेंट्स फादर ये समझते हैं कि इनको सख्ती करनी चाहिए, इनको डिसिप्लिन करना चाहिए। आजकल के दौर में ऐसा मुमकिन नहीं है, बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करना ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों में डिसिप्लिन कायम करना चाहते हैं, फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड द कनेक्शन एंड देन करेक्ट दैम, कनेक्शन एंड देन करेक्ट दैम। विदाउट कनेक्शन जब करेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है कि वो बच्चे इसको इनटेक नहीं लेते और बच्चे क्या करते हैं, रिएक्ट करना शुरू करते हैं। तो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा है। एक जो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा लड़कियों में जो छोड़ने की वजह है, अर्ली मैरिजेस। पेरेंट्स जो होते हैं किसी भी फाइनेंशियल की वजह से या सिक्योरिटी के, बच्चों की दुनिया बड़ी ख़राब है, बच्चियाँ ख़राब हो जाएंगी, एक्सपोजर नहीं देते, क्या करते हैं ऐसी जगह रिश्ता तय कर देते हैं जहाँ पे बच्चे की खुशी नहीं होती, या वो बहुत ज़्यादा एज का होता है या फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होता है, तो या बगैर ये देखे कि वो कितनी एज है उसकी या सेकंड मैरिज है, वो शादियाँ कर देते हैं। तो ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा कॉमन है, इस वजह से बच्चे जो हैं वो घर छोड़ रहे हैं। अच्छा सफ़ी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आपने कहा, कुछ जगहों पे हमने देखा है कि जो गैप है, जनरेशन गैप, ये बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग शायद उनके मुताबिक ठीक है, लेकिन वो मौजूदा दौर से उस तरह से रिलेट नहीं कर पा रही होती। इवन हमने स्कूल्स में देखा है, चाहे वो ग्रेड्स का मामला हो, इवन रिजल्ट्स आते हैं, हर तरफ ये परेशानी होती है कि हमारे बच्चे के अगर नंबर कम आए, अगर पेरेंट्स ने स्नैप किया है तो क्या रिएक्शन देगा, क्योंकि विद टाइम हम तो शायद उस तरह से जो कह लें ना सुसाइडल थॉट्स की तरफ नहीं जाते थे। आजकल के बच्चे दे आर वेरी एक्सट्रीमिस्ट टुवर्ड्स देयर ग्रेड्स और सारी चीज़ें। सो व्हाट डू यू थिंक कि पेरेंट्स की इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? फिर हम बच्चों की साइकोलॉजिकल उस पर भी आएंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो कंपटीशन पेरेंट्स ने लगा दिया, कंपैरिजंस,
फलाने के बच्चे ने इतने नंबर ले लिए, वो ये कर लिया, वो कर लिया। अब मेरे पास MD कैट और E कैट के बाद बहुत सारे केसेस आते हैं बच्चों ने सुसाइड अटैम्प्ट किए। एग्जैक्टली, ठीक है, बिकॉज पेरेंट्स एक क्राइटेरिया सेट करते तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, लाइफ ख़त्म हो जाएगी, एंड ऑफ वर्ल्ड हो जाएगा अगर आपको ये ना कर सके। बच्चों का बहुत ज़्यादा माइंड पेरेंट्स ने डेवलप किया कि आपने इस फील्ड में ही जाना है, और वही समझते हैं कि हम ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और मैंने ऐसा नहीं है कि कोई आम क्लास के ये लोग, मिडिल क्लास लोग ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं। मैंने अच्छे एलीट क्लास के लोगों में भी देखा है, एजुकेटेड हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हैं, और उन्होंने अपने बच्चों को प्रेशराइज किया हुआ है कि तुमने डॉक्टर ही बनना है। बच्चे का इंटरेस्ट है या नहीं है, होता है क्या कि बच्चे फिर स्मोकिंग की तरफ आ जाते हैं, डिफरेंट चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं। तो पेरेंट्स को ये सीखने की ज़रूरत है कि बच्चे का जो पैशन है, बच्चों को ज़िंदगी गुजारने की बजाय बच्चों को ज़िंदगी जीनी चाहिए। जब वो खुशी से काम करेंगे तो टायर्ड नहीं होंगे और वो एक्सीलेंस पे जाएंगे। ये पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना है। आजकल तो बहुत फील्ड्स हैं, बेशुमार फील्ड्स हैं, और बच्चे बहुत ग्रो भी कर रहे हैं। सिर्फ एक अंडरस्टैंड करने की बात है पेरेंट्स को कि अपना प्रेशराइज नहीं करना, अपनी कमियां जो हम नहीं कर सके हमारे बच्चे करें, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो पेरेंट्स को ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है बच्चों की साइड से। अब चूंकि पेरेंट्स ज़ाहिर है वो अपने तजुर्बात बच्चों पे कभी कभी थोपते भी हैं, और दिस इज़ रॉन्ग, बट एट द सेम टाइम वो उनकी साइकोलॉजिकल एक चीज़ है जिसको आप इतना ज़्यादा इस एज में आके नहीं कर सकते हैं। बच्चे क्या कर सकते हैं? बच्चों को किस तरह से हम समझा सकते हैं कि ये ग्रेड्स होना, कोई चीज़ का पूरा ना होना, कोई चीज़ ना मिलना, इसको आपने अपनी पॉजिटिव जो कह ले स्ट्रेंथ के तौर पे कैसे ले रहे हैं, ना कि आप इसमें आप एक्सट्रीम पे चले जाएं और सुसाइडल थॉट्स या घर छोड़ के चले जाएं, इस तरह के मामले। देखिए, 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो हमने अपने बच्चों को सिखाना है कि क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हमने बच्चों को बताना है कि आपकी ज़ात इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपको सिक्योरिटी का एहसास बच्चों को पहले दिलाएं कि इट्स फाइन, अगर आप फेलियर हो गए तो इट्स फाइन। ठीक है, जब सेंस ऑफ सिक्योरिटी बच्चों में डेवलप हो जाएगी तो बच्चों को पता हो कि हम जो गलतियां भी करेंगे, फेल भी होंगे, तो हमें एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, बच्चों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाएगी। दूसरी बात है कि बच्चों को ये बताएं कि आप एक्सप्लोर करें डिफरेंट फील्ड्स। ठीक है, बच्चों का एक्सपोजर बढ़ाएं कि डिफरेंट फील्ड्स में जानने की कोशिश करें, इस फील्ड में क्या कुछ हो सकता है और कहाँ आप ग्रो कर सकते हैं। एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। दूसरा, बच्चों को शुरू से ये सिखाना है कि जो आप हैं, आपकी ज़ात है तो सब कुछ है। जब आप नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो अपने आप को वैल्यू करें और अपनी एबिलिटीज़ को जानें कि मेरे लिए क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेसेस हैं। जब बच्चों में अपने अंदर कॉन्फिडेंस होगा, उसकी सेल्फ स्टीम हाई होगी, तो खुद ब खुद उसका एक्सपोजर भी बेहतर होगा, वो चीज़ देखेगा भी अच्छे तरीके से। ठीक हो गया। अच्छा, एक्सपोजर वाइज हमें बच्चे की जो एक मेंटल ग्रोथ है उसके लिए क्या करना है? स्कूल्स के अंदर जहाँ वो जा रहे हैं, उनका सोशल सर्कल है, उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं, सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो मेंटल ग्रोथ जो है एक्सपोजर वाइज मैं बात कर रही हूँ, उसके लिए क्या बेहतरी हो सकती है कि अगर बच्चे को, अगर बिलफर्ज हमने लैपटॉप मांगा या फ़ोन मांगा, अगर उसको नहीं दिया तो उसके अंदर ये चीज़ खुद से डेवलप हो कि भाई नहीं, अगर ये उन्होंने नहीं दिलाया तो आई कैन गेट इट फॉर माई सेल्फ, बड़े होके जैसे भी मेरे पेरेंट्स के फाइनेंसेस इतने नहीं है या उस तरह से नहीं है, उसको पॉजिटिव उसमें कैसे कन्वर्ट किया जाए? सबसे पहले तो पेरेंट्स को हमेशा मैं ये कहती हूँ कि बच्चों के साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सिखाएं। बच्चों को उनको बताएं कि जी ये हमारे ये क्राइटेरिया है। फॉर एग्जांपल, अगर अपने बच्चों ने सिखाना है, आपने छोटे अर्ली एज में बच्चों को तो ये आपने कपड़े खरीदने हैं, ये हमारी रेंज है, आपने इसमें अपने आपको कपड़ों को सर्च करना है। तो जब ये बच्चे के पास अपनी पॉकेट मनी होगी, जब वो खर्च करेगा तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें सीखेगा, अंडरस्टैंड करेगा, उसको पता चलेगा मार्केट में ये चीज़ इतनी ज़्यादा है, एक्सपेंसिव है, मुझे ये नहीं खरीदना, मुझे ये खरीदना है। बच्चों के अंदर ये डेवलप हो जाएगा। दूसरा, बच्चों को ये बताना है कि हमारे यहाँ पर एक अजीब सिम है कि बच्चे आपने देखा बाहर बच्चे 16 साल के होते हैं, 18 साल के होते हैं, काम करने लग जाते हैं। ठीक है, और आपने देखा वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। हमारे यहाँ एक अजीब सी मिथ है, लेकिन वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है ना काम की, हमारे यहाँ नहीं है। अपॉर्चुनिटी मैं बताऊँ, अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी भी, ऐसा नहीं है। हमारा माइंडसेट ऐसा है कि नहीं, हमने नहीं बताना, ये अगर कर लिया तो लोग क्या समझेंगे मेरे बारे में। जैसे मैंने अपने बच्चे को जैसे उसकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई, उसको मैंने मैकडॉनल्ड में जॉब करवाई। मैं कहा मैकडॉनल्ड में जॉब करो। अब उसका हुआ क्या कि वो उसकी फाइनेंसेस भी मैनेज हो गए, उसको पता चल गया मुझे चीज़ों को किस तरह लेकर चलना है, और अब वो यूनिवर्सिटी और जॉब को बड़ी अच्छी तरह लेकर चल रहा है। तो ये चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है। ठीक है,
ऑल दो प्रेशर आता है, लोग कहेंगे तुम फीस का क्यों जैसे किया, बहुत सारी चीज़ें कह रहे होते हैं। बट अगर आपने देखना अपने बच्चों को सेल्फ स्टीम अपनी हाई करनी है, बच्चों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ठीक करें है। ताकि वो अपने आप को अंडरस्टैंड करें कि हमारे लिए क्या बेहतर और क्या बेहतर नहीं है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सोफिया, Thank बहुत you. शुक्रिया आपका। सोफिया सोहेल हमारे साथ मौजूद थी जी। हमने इस हवाले से बात की कि बच्चों का और पेरेंट्स का आपस में जो कनेक्शन है वो ना कितना स्ट्रॉन्ग है। और आजकल जिस तरह से मैं जब नंबर की बात कर रही थी कि बहुत सारे बच्चे घर छोड़ के जा रहे हैं, इसमें पेरेंट्स और बच्चों दोनों की जिम्मेदारी है कि वो आपस में कम्युनिकेट भी करें और ये जो मामलात है इनको बेहतर तौर पर सॉर्ट करने की कोशिश भी की जाए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। आपको पता है शो के अंदर हम कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी हो, आपकी सुबह की सेहत हो, इस हवाले से ज़रूर बात करते हैं कि सुबह आपने अपनी जो हेल्दी रूटीन का आगाज़ कैसे कर सकते हैं और उसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आज हम मुख्तलिफ एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे और सुबह उठकर आपको किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए इस पे भी बात करेंगे। आज हम थोड़ा सा पिलाटेस को भी डिस्कस करेंगे, योगा पे भी बात करेंगे और ओवरऑल जो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है या स्ट्रेंथ है उसको आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। रहमान अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, फिटनेस ट्रेनर भी है, एक्सपर्ट भी है, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग। यू वेलकम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बहुत अच्छे पॉइंट हैं। देखिए नॉर्मली लोगों को पता ही नहीं है कि पिलाटेस है क्या है, योगा है क्या है। उसको नॉर्मली वर्कआउट में लेते हैं कि बस ये सिंपल है, हमने मूवमेंट करनी है। इसके बेनिफिट्स हैं क्या? इसका सेकंड नेम है मेडिटेशन। ओके ओके। फील योर सोल, फील योर बॉडी, बैलेंसिंग उसके साथ लेके चलना है। लेकिन नॉर्मली क्या करते हैं कि कर लिया वर्कआउट, अच्छा जी योगा क्या है और हमने इस तरह मूवमेंट कर लिया। इसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं, आप देखें कि सेलिब्रिटीज़ हैं वो वर्कआउट करती हैं। मैं प्रेफर ये करता हूँ कि स्टार्टिंग और एंड आपका वर्कआउट जो है ना, रिहैब इसको सेकंड नेम इसका है। उसके अलावा इसको समटाइम मेडिटेशन भी कहते हैं कि फील योर बॉडी, फील योर सोल, कि आपका जितना बॉडी वेट है आपने उसको बैलेंस के साथ लेके रेजिस्टेंस करना है, होल्ड करना है। अगर आपका अपना बॉडी वेट ही आप लिफ्ट अप नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते, तो आप नेक्स्ट लेवल पे कैसे जा सकते हैं? बिल्कुल। आप अपना वेट लॉस, वेट गेन कैसे कर सकते हो? आपको पता ही नहीं कि आपका 70, 80, 90 kg वेट है और आप खुद को ही नहीं लिफ्ट अप कर सकते, तो कैसे होगा? तो लोगों को ये अवेयरनेस ही नहीं है। पिलाटेस बेसिकली वेट के साथ आपने मूवमेंट करनी है और होल्ड करना है। बिल्कुल ठीक है। इसके डिफरेंट मशीन्स हैं, अब आई हैं। पहले अवेयरनेस होती थी कि अच्छा जी हमने ये करना है। अगर इसी को हम फ्री हैंड में करते हैं तो आप योगा मूवमेंट्स में आप वेट को होल्ड ऑन करोगे और स्लो रेंज ऑफ मोशन में उसकी मूवमेंट करोगे। ठीक है। एक रिदम बनेगी, आप जा रहे हो फिर उसको स्लो रेंज ऑफ मोशन में लेके आ रहे हो। इसके वुडन मशीन्स आई हैं, जिन लोगों को अवेयरनेस है उनको पता चलेगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास मशीन नहीं है और मैं करना चाह रहा हूँ तो हम इसको लाइट वेट के साथ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लंजेस करते हैं, लंजेस में हम अपना वेट होल्ड डाउन करेंगे और उसके बाद इसको स्लो रेंज ऑफ मोशन में स्टेप इन स्टेप आउट करेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये हम कॉन्सेप्ट्स की जहाँ बात करें हैं, क्योंकि पिलाटेस में नॉर्मली लोगों को लगता है कि ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए है और योगा भी लगता है कि जी बिगिनर्स है, उसके बाद आपने स्ट्रेंथ अपनी बॉडी को करने के लिए आपने कार्डियो करना है, दीगर एक्सरसाइजेस करनी है। बट ये बताना लोगों को बड़ा ज़रूरी है कि पिलाटेस नॉट फॉर बिगनर्स, ये हम हर तरह के लोग अपनी बॉडी स्ट्रेंथ को, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को करने के लिए भी कर सकते हैं। देखिए मॉर्निंग शो ये हो रहा है किस लिए? अवेयरनेस के लिए। जी, लोगों को पता चले। लोगों को सिर्फ इतना पता होता है कि जिम में जाना है, पैसे पे किए, वर्कआउट करके घर आ जाना है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको क्यों करना चाहिए? रिहैबिलिटेशन, मोबिलिटी। आपकी बॉडी में मोबिलिटी नहीं है, इट मीन्स कि यू आर डेड। आप क्या करते हो, मशीन पे जाके एक फिक्स एंगल है उसको लिफ्ट अप करके घर आ जाते हो। मोबिलिटी होगी तो आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, आप कहीं भी मूवमेंट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे में मोबिलिटी नहीं है, मैं स्टिक होके 9 to 10 आवर्स IT वर्क कर रहा हूँ, उसके बाद क्या होगा, एक एज के 30 आफ्टर 30 मेरे स्पाइनल में इशू होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मोबिलिटी नहीं है। हमारा बिगेस्ट मसल हमारा जो है लेग पोर्शन है, सेकंड बिगेस्ट मसल जो है हमारी बैक है। इसी को हम इग्नोर करते हैं। आप एवरेज किसी भी जिम में जाके देख लें, 90% आपको ऑब्जर्व करेंगे तो कोई मोबिलिटी नहीं है। फिक्स एंगल है, अच्छा जी मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना, 5 कर लिया, अब घर चलो। क्यों? अब हम में या सेलिब्रिटीज जो करते हैं वर्कआउट, क्या डिफरेंस आता है? हम ये देखते हैं वो डिफरेंट मूव करते हैं,
हेल्थ इश्यूज नहीं होते। आफ्टर 50 हम उनको देखते हैं, वाओ बहुत हाँ, यंग है, still- ये कैसे है? Yeah. इसके जो सीक्रेट्स पॉइंट्स है जिसको हम इग्नोर करते हैं। फर्स्ट, आपका मोबिलिटी टॉप पे होना चाहिए, प्रायोरिटी। आप उसको चाहे वार्म अप में ले लो। योगा लोगों को लगता है कि अच्छा जी कोई वेट नहीं है, कोई मशीन नहीं है, तो हमने जाके बस जी क्या करना है, इससे कोई मजा नहीं आ रहा। बट इसके बेनिफिट्स इतने हैं, आफ्टर 1 वीक आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि मैं अपने, आप इस तरह इमेजिन करें, क्या आप अपने पाँव को टच कर सकते हो? नहीं कर सकते। नहीं, you can't. क्या आप अपनी लेग वाइड करके बैक को स्ट्रेच कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या टर्न कर सकते हो और टर्न करके होल्ड करना है? होल्डिंग पोजीशन आएगी, मींस के वो योगा मोबिलिटी। अच्छा रहमान, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करूँगा, मैं ज़रूर चाहूँगी आप कुछ एक्सरसाइज रिलेटेड चीज़ें या कुछ पोस्चर्स आप ज़रूर यहाँ पे मैं देखने वालों को सो दैट यू कैन एक्सप्लेन बेटर, ऑडियंस को पता चले कि उन्होंने वर्कआउट कैसे करना है और इसकी मूवमेंट्स कैसे होगी। पिलाटेस योगा मूवमेंट, इसको आप इग्नोर ना करें। पर्सनली मैं अपने वर्कआउट में इसी तरह लेके चलता हूँ। मूवमेंट्स क्या है? होल्डिंग, पहले तो आपको पता चले कि योगा मूवमेंट्स है कि आपने बॉडी वेट को होल्ड करना है। एग्जाम्पल वॉकिंग लंजेस, हम अपने लोअर पोर्शन को इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं कि अच्छा जी आज लेग वर्कआउट है, आज हमने नहीं करना। बट आपका बिगेस्ट मसल है, अपना बॉडी वेट किसके ऊपर है? लेग्स के ऊपर। अब योगा मूवमेंट्स क्या है? हम वॉकिंग लंजेस करते हैं एक रिदम के साथ वर्कआउट में, लेकिन योगा मूवमेंट में आपने 90 डिग्री नी बैंड, बैक स्ट्रेच और होल्ड करना है। ये आपका योगा मूवमेंट हो गया। इसको 10 सेकेंड ईच साइड आपने काउंट करना है। 1 लेग 10 ईच साइड, 1 2 3 आपने पूरे काउंट करने। ये जस्ट मैं आपको डेमो एक दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मूव करना है अपने लेग को और देन अगेन होल्ड और 10 सेकेंड आपने करना है मूवमेंट। ये योगा मूवमेंट है कि बॉडी को आपने होल्ड करना है। अब इस ट्रेनिंग को हम इग्नोर करते हैं, जबकि इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि आपको अंदाज़ा भी नहीं। आपकी स्पाइनल जितनी स्ट्रांग होगी, आपकी बॉडी में उतना स्टेमिना होगा। होल्ड करें और स्लोली स्लोली आर्म्स स्ट्रेट एंड स्टिफ, देन डाउन करें। आप ये देखिए कि कितना आप नीचे जा सकते हैं। क्या टच हो सकता है? स्टार्टिंग में नहीं होगा। अब उसमें ये है, इसकी स्टेजेस बना लें और स्लोली स्लोली के जैसे फर्स्ट डे में यहाँ तक आया, सेकेंड डे में यहाँ तक आया, थर्ड डे में यहाँ तक आया, फोर्थ में आप एंड तक चले जाएंगे। ये है योगा मूवमेंट्स जिसको आपने करना है। एवरेज ये निकली है कि स्पाइनल पेन रहती है, मसल स्टिफ रहते हैं, उसको हम कैसे योगा मूवमेंट से ठीक कर सकते हैं। उसकी फर्स्ट मूवमेंट स्लो रेंज में आपने राइट एंड लेफ्ट अपने आर्म्स को बॉडी बेंड करके टर्न करना। स्लोली आपकी रेंज चली जाएगी, फुली डाउन, फुट पोजीशन क्लोज, 1 2 3 4, देन बैक 1 2 3 4। किसी थेरेपिस्ट के पास भी जाएंगे तो वो भी आपको यही मूवमेंट देगा, वो होल्ड करता है। तो हमें लगता है कि हमें थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, जबकि ज़रूरत नहीं है। हमें योगा मूवमेंट से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्यों ना हम अपनी रूटीन में 10 मिनट्स इसी तरह पोजीशन को लेकर चलें। अब थर्ड इम्पॉर्टेंट, हमारे हैमस्ट्रिंग मसल जितने स्ट्रांग होंगे, हमारी उतना वॉकिंग स्टेमिना बढ़ता जाएगा। पाँव को जितना ज़रूरत के मुताबिक जितना फ्लेक्सिबिलिटी उतना करके, देन स्लोली होल्ड, देन ब्रीद इन, अप, होल्ड, स्लो रेंज ऑफ मोशन। अब इसी को पिलाटेस में लेते हैं तो मशीन्स आ जाती हैं, मेरे पास मशीन नहीं है। देन होल्ड 1 kg वेट, नॉर्मल वेट, देन स्लोली डाउन, ब्रीद इन, then breathe out. पिलाटेस एंड योगा में ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, exactly. अब उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। हम कोर करते हैं, कहा जाता है अच्छा रहमान भाई आपका एब्डोमिनल कितना फिट है। रीज़न ये कि मैं भी वही ट्रेनिंग करता हूँ लेकिन मुझे फ़र्क नहीं आ रहा। ब्रीदिंग सर्कुलेशन, आप 500 रैप्स लगा लो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं 40 रैप्स लगाऊंगा ब्रीदिंग सर्कुलेशन से। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, सारी गेम इसी की है। आपके विद इन 1 मंथ में आपको रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। इस ट्रेनिंग को आपने बिफोर, वार्म अप, फिर आपने वेट की तरफ आना है, आफ्टर वर्कआउट इसको आपने करना है। इमेजिन करें कि इनक्रेडिबल आपकी बॉडी में चेंज आएगा। अदरवाइज आपको लगेगा
कि पता नहीं बॉडी में चेंज नहीं आ रहा, मशीन पे ना रहे, वीकली आप डिवाइड कर लें, 1 डे योगा, ठीक है, 1 डे आप क्रॉसफिट कर लें, बाकी डेज को आप बॉडी वेट ट्रेनिंग में रख लें। इतना टॉप का नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, आप इमेजिन करें किसी भी जिम में जाएंगे वो नहीं बताएंगे, वो कहेंगे अच्छा आज हम आपको ट्रेनिंग करवाते हैं। अपनी बॉडी को समझना चाहिए, मेडिटेशन है, परफेक्ट एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट ब्रीद इन, होल्डिंग, इसको डिफरेंट योगा मूव्स में भी करते हैं, आप मैट के ऊपर भी कर सकते हो। अभी मैं आपको स्टैंडिंग पोजीशन में बता रहा हूँ। हाथों को बैक, शोल्डर टर्न, ब्रीद इन, देन होल्ड। आपका वैक्यूम, ब्रीदिंग वैक्यूम आपका होना चाहिए। हम करते हैं अच्छा जी वाओ वो सेलिब्रिटी बहुत अच्छा कर रही है, हमें ये करना चाहिए। ब्रीदिंग वैक्यूम आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेगा। ये आपके योगा में मूवमेंट में है। आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा, ये नहीं कि बस भाग रहे। ठीक है, इसलिए ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रहमान अब इस तरफ आ जाए। थैंक यू वेरी मच। रहमान अब्बास हमारे साथ मौजूद थे जी। आपको पिलाटेस, योगा और ओवरऑल आपकी बॉडी को समझना कितना ज़रूरी है, और साथ साथ ब्रीदिंग को लेकर भी उन्होंने कुछ आपको बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स दी। आई होप आपके लिए हेल्पफुल हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। हमने सोचा कि हम प्लांट्स के हवाले से हमेशा बात करते हैं और कहते हैं कि जी आपको प्लांटेशन करनी चाहिए, इस पे फोकस करना चाहिए। हमारे क्लाइमेट चेंज है, बहुत सारे ऐसे मसाइल्स हैं जब हम उनको डिस्कस करते हैं। तो आज हमने सोचा कि जिन लोगों को शौक़ है इंडोर आउटडोर प्लांट्स का, अगर आप अपने घर को अच्छा रखना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, आउटडोर तो बहुत सारे लोगों की एक्टिविटी होती है, इनफैक्ट इट्स अ हॉबी, लेकिन इंडोर प्लांट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके घर की खूबसूरती में बहुत इजाफा करते हैं। आज हमारे साथ जी 2 ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं। बड़ा ज़बरदस्त इनका वेंचर है, इतरत बागीचा इनके वेंचर का नाम है। 1 साल से ये इसको ऑपरेट कर रही हैं। इंडोर आउटडोर प्लांट्स के हवाले से खासा काम कर रही हैं। इनका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है, इंस्टाग्राम पे इनका पेज भी है। लेकिन इन दोनों ने कैसे स्टार्ट किया और इतरत बागीचा जिसका इन्होंने बड़ा प्यारा सा नाम रखा है, इसके पीछे क्या आइडिया था। हमारे साथ इस वक्त माविश और राबिया मौजूद है, इस पूरे सेटअप को चलाती हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो माविश मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले तो आइडिया बताएं कि किसको आया, कैसे आया, और फिर जब आपने इसका नाम रखा तो मैंने इनसे ऑफर पूछा था कि इतरत बागीचा किस पे रखा है, तो कि हमें अच्छा लगा। सो बताएं ज़रा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इतरत एज बेसिकली हम दोनों को ये इतरत नेम बहुत अच्छा लग रहा था। इस वजह से हमने एक बागीचा डिसाइड करना था कि एक बागीचा हम एक लेके चलेंगे, क्योंकि ये हमारी हॉबी थी। और प्लांट्स, हमारे घर में बहुत प्लांट्स हैं, तो इस वजह से हमने इसको कुछ फ्रेंड्स को पता लगा कि हमने सेकुलेंट्स रखे हुए हैं। बेसिकली हमारा काम सेकुलेंट्स का है। तो उन फ्रेंड्स को फिर हमने कुछ उनको गिफ्ट किया, फिर उनसे आगे लेके चलते चलते फिर हमें एक मोटिवेशन मिली कि वी शुड ट्राई फॉर एक मार्केट के लिए, ऑनलाइन के लिए। तो इसलिए हम फिर एक प्लेटफॉर्म बनाए इतरत बागीचा के नाम से, एंड विल गो फॉर इट। ज़बरदस्त। तो राबिया मुझे ये बताएं, इसके लिए प्लांट्स के हवाले से अवेयरनेस होना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मली लोगों को प्लांट हॉबी होता है, कुछ लोगों को जिनको बहुत शौक़ होता है उनको तो बारीकियां पता होती हैं, लेकिन बहुत सारे लेमैन को मुझे नहीं पता कि घर में आपके इंडोर कौन से प्लांट्स होने चाहिए, आउटडोर प्लांट्स का इनका फ़ायदा क्या होता है। सो इस हवाले से बताओ। अच्छा, हम यही गाइड करते हैं कि आप जब लेते हैं, जब आप प्लांट को बाय करते हैं तो उनमें से इंडोर कौन से हैं और वो आउटडोर कौन से हैं। हर प्लांट इंडोर नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये कि इफ़ यू आर बाइंग एनी प्लांट जो कि इंडोर है, उनकी 2 ही चीज़ें, 2 से 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उनका सन एक्सपोजर। इफ़ यू आर बाइंग अ प्लांट जो कि आप अंदर रखना चाहते हैं, यू हैव टू बी अवेयर कि उसको सनलाइट की ज़रूरत है, उसको पानी की ज़रूरत है, उसको ह्यूमिडिटी चेक करने की ज़रूरत है। सनलाइट आप बहुत ज़्यादा, आप सनलाइट उसे आप यही हम काउंसिल करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा उसको सन एक्सपोजर में ना रखें, लेकिन हफ्ते में 1 दिन 1 घंटा आप उसे बाहर रखें, उसका सन एक्सपोजर दें और उसके बाद फिर आप अंदर रखें। और पानी ओकेजनली पानी, यानी कि 2 से 3 दिन बाद आपने 4 to 5 ml जो है ना वो आपने उस प्लांट को पानी देना है।
तो ये हम चीज़ जो भी प्लांट बाय करता है हम उसको सबसे पहले गाइड करते हैं। आप उसको हम सारी केयर टिप्स उसको जो है ना वो गाइड करते हैं कि आप कहाँ कहाँ, इवन आप अपने घर में भी ये प्लांट्स कहाँ कहाँ रख सकते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा, इतने सारे प्लांट्स हमारे साथ टेबल सामने पड़े हुए हैं, टेबल के ऊपर, जिनमें से बहुत सारे लोग फेमिलियर भी हैं इससे, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो लोगों को इतना आइडिया नहीं है। मैं चाहूँगी माविश थोड़ा सा आइडिया दें, कौन कौन से ये सारे इंडोर प्लांट्स हैं? ये सब इंडोर प्लांट्स हैं बट दे डू नीड सनलाइट। ओके, दिस इज स्पाइडर प्लांट, ये वाला है, कैक्टस है, दिस इज एलिफेंट बुश। इट्स अ टाइप ऑफ, यस, दीज टू आर एलिफेंट बुश। ओके, और इट्स अ टाइप ऑफ जेड प्लांट। ठीक है, जेड प्लांट ऑलमोस्ट सबको इसका पता होता है, तो ये जेड प्लांट की ही एक टाइप है लेकिन वेरिगेशन के साथ है। ठीक है, तो ये इसको एलिफेंट बुश कहते हैं। कैक्टस है हमारे पास, हवर्थियाज हैं, मनी प्लांट्स हैं और अगेव्स की अच्छा, ये कैक्टस प्लीज आप हमारे देखने वालों को जरूर दिखाएं, इतना क्यूट लग रहा है। ये कैक्टस फ्लावरिंग स्टेज पे अभी, ओके, ये ब्लूम कर रहे हैं। ओके, और ये देखें जी, हाँ बताएं, आप इसका फ्लावर देखें। और ये ऐसे ही इसकी जो रूटीन जो इसकी है वो, इसको आपने वाटर कम करना है। इसको जो कैक्टस है वो लेस वाटर में ब्लूम करता है। एग्जैक्टली। और इसके सनलाइट इसको प्रॉपर मिले तो फिर इसकी ज़्यादा इसका ब्लूम होता है। और आप अगेव्स देखें, हमारे पास एलोस की बहुत टाइप्स हैं। और एलोस जो पिंक एलो है वो वहाँ पे अगर आप देखें मेरून पॉट एक पड़ा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल नजर आ रहा है। वो एलो की एक टाइप है, जैसे एलोवेरा घर पे होता है उस तरह एलो की एक इम्पोर्टेड कॉम्पैक्ट टाइप है जो पिंक इसकी एजेस के साथ है। और ये इसी तरह बहुत खूबसूरत लगते हैं। जबरदस्त। तो अच्छा, सॉरी आप बोले। जी, ये घर पे आप कहीं भी रख सकते हैं, आपको जहाँ अच्छा लगता है, पॉजिटिव एनर्जी के लिए, पॉजिटिव ऑरा के लिए। अच्छा, आप लोग इनको फॉर पॉजिटिव वाइब्स, फॉर गुड मूड एंड ऑल्सो द प्लांट, अगर आप हैप्पी हैं तो आपका प्लांट हैप्पी है। एब्सोल्युटली, ये मूड पे बड़ा असरअंदाज होते हैं आपके घर में अगर अच्छे प्लांट्स पड़े हुए हैं। और इनके ऑरा की जहाँ आपने बात की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल आर नॉट क्वाइट अवेयर ऑफ दैट कि प्लांट्स का भी एक ऑरा होता है। दे आर हैप्पी, रिलेटेड टू योर हैप्पी एंड सैड मूड्स एज वेल। सो आप जब ये सारी चीज़ें, आप ये जो प्लान्स खुद से जब इनको करते हो और ऑनलाइन लोगों को देते भी हो, डू यू गिव देम एन आइडिया कि ये प्लान्स उनके मूड पे, उनके ऑरा पे या ओवरऑल वाइब पे किस तरह से असरअंदाज होता है? इफ़ यू आर हैप्पी योर प्लांट विल बी हैप्पी। एब्सोल्युटली, ये हम सबको ही ये कहते हैं कि अगर आप खुश हैं तो आपका प्लांट खुश रहेगा। और इनमें से कुछ इस तरह के प्लांट्स हैं जो कि पॉजिटिव एनर्जी बहुत क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल द स्पाइडर वन, स्पाइडर प्लांट, द मनी प्लांट, एलोवेरा प्लांट, ये पॉजिटिविटी के लिए जो है ना बहुत अच्छे रहते हैं। इसके अलावा मॉन्स्टेरा हमारे पास, हम ऑब्वियसली लेकर नहीं आए लेकिन मॉन्स्टेरा है, वो भी पॉजिटिविटी के लिए बहुत गुड है। और स्नेक प्लांट, दैट्स द पॉपुलर प्लांट कि स्नेक प्लांट आपके अगर घर पे हो तो वो पॉजिटिव वाइब क्रिएट करता ही करता है, स्पेशली योर बेडरूम। ओके ओके ओके। तो ये इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, ऑक्सीजन ऑब्वियसली प्रोड्यूस करता है और आपको ग्राउंड डाउन रखता है, नेचर से आपको लिंक्ड रखता है। वेरी बेसिकली ये शौक ही हर इंसान शौक नहीं कर सकता प्लांट्स का। शौक करने के लिए आप यही है कि आप जब आप सिंप्लिसिटी को जब आप टच करते हैं तभी आप प्लांट से इस तरह के शौक को जो है ना वो आप टच कर सकते हैं। आप इतने फैंसी हाउसेस के अंदर मैंने बहुत सारी जगह देखे, लोगों को बहुत शौक होते हैं, दे क्रेजी अबाउट यू नो इंटीरियर्स, बट मैं हमेशा देखती हूँ कि बहुत सारे घरों में जहाँ उन्होंने इंटीरियर बड़ा अच्छा किया होता है वहाँ प्लांट्स नहीं होते हैं, पीपल आर नॉट क्वाइट फेमिलियर विद दैट, सो मूड्स पे बड़ा अच्छा होता है। अच्छा, ये मिनिएचर्स का कॉन्सेप्ट भी अब बहुत ज़्यादा आगे है, जो विनी द पू हमने देखा है, एक और चीज़ें हम देख रहे हैं, ये क्या आइडिया है माविश? ये हम इनको प्लांट्स के साथ ही डेकोरेटिव्स के तौर पर इनको सेल करते हैं और जिसको जो अच्छा लगता है अपने जो इसके सेपरेट भी, कुछ को वो सेपरेट भी अच्छा लगता है। अभी इसके साथ, इस पॉट के साथ आप इसको रखें और फिर आपको एक अच्छी गुड लुकिंग पॉट नज़र आता है। अच्छा, कितना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों में इस तरह प्लांट्स का, और ये जिस तरह से आपने स्मॉल पॉट्स के अंदर रखा है, डेकोरेटिव प्लांट्स भी हैं, ओवरऑल विद द टाइम किस तरह से लोगों की अवेयरनेस बढ़ी और शौक हुआ है? आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस आ रही है। ये स्टडी टेबल के लिए स्पेशली हमसे मेल मेंबर बहुत बाय करते हैं अपने वर्किंग टेबल के लिए। और स्टूडेंट्स हमारे पास कोई 4-5 क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनका प्रोजेक्ट होते हैं उनके कि हमने आपसे जो है ना प्लांट्स लेने, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट मिला कि हमने स्टडी टेबल के लिए एक प्लांट लेना और उसकी हमने केयर करनी है। ओह वाओ। तो वो इस तरह बच्चों के पास भी अवेयरनेस है और बड़ों के पास भी स्पेशली काफ़ी। तो हम उनको केयर टिप्स भी साथ साथ प्रोवाइड करते हैं, हम केयर कार्ड देते हैं
इसके ऊपर सब केयर मेंशन है कि किस पे क्या, और साथ ये एडॉप्शन कार्ड भी है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग जी। ये देखें, ये कार्ड है, इसमें प्लान्स लिखा हुआ है, सारे बने हुए हैं जो अगर उनकी इसमें है कैटलॉग के अंदर, और उस पर केयर, कितना पानी देना है, कितने टेम्परेचर में इसको आपने रखना है, ये सारी चीज़ें इस कार्ड के ऊपर मेंशन है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नॉर्मली हम ख़रीद लेते हैं, आप माली के ऊपर रिलाय कर रहे होते हैं, माली इसकी देखभाल कर देगा, इतना पानी दे देगा, वो आए रोज़ आपको एक आधा लंबा चौड़ा कोई बता देता है। मेरे घर में तो स्पेशली ये होता है कि माली पे डिपेंडेंट है जी, माली कुछ करेगा तो करेगा, खुद भी आपको पता होना चाहिए। इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव एज वेल। सो मुझे, हाँ जी। अच्छा, सक्यूलेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि लो मेंटेनेंस प्लांट्स हैं, इनको अच्छा। बहुत ज़्यादा, ये बेसिकली मरते ही तब हैं जब आप इनको बहुत ज़्यादा रोज़ पानी देंगे तो इनकी, अच्छा, लो मेंटेनेंस हाँ, लो मेंटेनेंस प्लांट्स हैं। आपने इनको तभी पानी देना जब इनकी सॉइल ड्राई हो। अगर सॉइल ड्राई ना हो तो जिस तरह आजकल का ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, तो इसमें आप जो है ना वो रोज़ पानी देना मुनासिब नहीं है इनके लिए। जब इनकी सॉइल ड्राई होगी, बेशक वो एक हफ्ता ले, बेशक वो 10 दिन ले, उसके बाद ही आपने इसे रीवाटर करना है। और पानी भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं देना होता, और यानी कि एक ड्रॉपर 3 to 5 ml एक प्लांट के लिए बहुत है। अच्छा, मुझे बताएं, जब इनका साइज़ भी ज़ाहिर है, जब आप इनकी प्रॉपर टेक केयर करते हैं, इनका साइज़ भी बढ़ता है, तो आप मुझे ये बताओ कि साइज़ बढ़ने से पॉट चेंज करने की भी फिर ज़रूरत पड़ती है? ये इनमें से बहुत सारे इस तरह के प्लांट्स हैं जो कि ये मैक्सिमम साइज़ है। फॉर एग्जांपल, दिस इज द मैक्सिमम साइज ऑफ दिस सिवर्थिया प्लांट। अगर ये ग्रो करेगा तो ये बडिंग करेगा, साइडों पे इसके बेबीज निकल आएंगे। अगर वो 2-3 सालों बाद, इनकी ग्रोथ इतनी स्लो है कि 2 सालों बाद आपका एक एडल्ट इतना बड़ा होगा। अच्छा, ये 2 सालों का है, ये 3 सालों का, 4 सालों का। अभी ये जो एलो आपके पास है, ये 4 से 5, ये 4-5 साल। अच्छा, अब इसके साथ में आप देखिए तो एलोवेरा बहुत जल्दी बड़ा होता है। वो एलोवेरा की एक डिफरेंट टाइप है, ये कॉम्पैक्ट साइज है। ओके, 200 टाइप ऑफ डिफरेंट एलोवेरास हैं, लेकिन ये वाला वो एलोवेरा जो कि इतना ही, दिस इज द मैक्सिमम साइज ऑफ दिस एलोवेरा। अगर आप इसके साइड पे देखेंगे तो एक छोटा प्लांट भी निकल रहा है, एक बेबी प्लांट, पब एक छोटा सा निकल रहा है। इसको ऑलमोस्ट 2 to 3 years लगेंगे कि ये मैक्सिमम साइज पे होगा, तब आप इसे रिपोर्ट करें, या फिर मदर को इसमें रहने दें और जो आपका बेबी है वो आप दूसरे किसी पॉट के अंदर फिक्स कर दें। कहने का मतलब ये है कि इनको बहुत जल्दी रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप एक पॉट लेंगे, अगर आपके पास वो प्लांट सर्वाइव कर जाए तो आप उसको 4 से 5 साल भी उसी पॉट में। अच्छा, इसके सर्वाइवल जो लोग घरों में रखते हैं, क्या उसकी रेशो है, लोग मेंटेन कर लेते हैं इजीली? अच्छा, जो आपके पास इस टाइम टेबल पर पड़े हैं, सारे के सारे वो प्लांट्स हैं जो कि ओवर द ईयर चलते हैं। अच्छा, ओवर द ईयर का मतलब है समर विंटर दोनों एक्सट्रीम टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, दोनों एक्सट्रीम्स पे चलते हैं। लेकिन कुछ विंटर की वैरायटीज हमारे पास एचवेरियास या सीडम्स आते हैं, वो एक्सट्रीम वेदर, जिस तरह यहाँ पर 50 तक तो टेम्परेचर चला जाता है, वो उसको कूप अप नहीं कर सकते। अच्छा, ओके। लेकिन ये वो सारी वैरायटी है जो कि ओवर द ईयर सारे के सारे विंटर और समर हो, आप वो जो है ना आपका प्लांट सर्वाइव करें। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच लेडीज़, बहुत शुक्रिया। माविश आपका भी, राबिया आपका भी, बहुत ज़बरदस्त आपकी कलेक्शन है, और ये बड़ा अच्छा अवेयरनेस के लिए हमने आज ये सेगमेंट किया। और ज़रूरी भी है कि अगर आप प्लांट लविंग ह्यूमन हैं तो आपके लिए इस तरह की एक्टिविटी बड़ी हेल्दी भी होती है, और आपका अच्छा भी होता है कि आप पौधों का देखभाल करें, आपका टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाए। तो हमने इतरत बागीचा की जो फाउंडर्स हैं, इनसे आपकी मुलाकात करवाई। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।